दोस्तों नमस्कार। चलिए इसमें फिर से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, जहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था उससे आगे हम लोग अब देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 211। अगर आप पीछे की वीडियो आप अगर नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जाओ आप पीछे का वीडियो देखो एंड फिर इस वीडियो पे आओ तो मजा आएगा। तो टोटल जो इसमें हम लोगों का लक्ष्य है वो कितना है, 1500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है ना। 1500 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ऑल एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सभी सब्जेक्ट से। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस सीरीज में, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी मजेदार है। द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 1773, 1784, 1793 एंड 1813। ये सारे आपके ऑप्शन। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1784। ये पिट इंडिया एक्ट के पास होने का डेट है ना, इस वर्ष ये हुआ था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं क्या सब है। पिट्स इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड 1784 टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। आपको मालूम है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें जो कुछ डिफेक्ट्स थे उसको सॉल्व करने के लिए और उस डिफेक्ट्स को, उससे छुटकारा पाने के लिए ये नया एक्ट लाया गया था। ठीक है, इट एस्टैब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के थ्रू लाया गया था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये 1784 के एक्ट के द्वारा, दैट मीन्स पिट इंडिया एक्ट के रूप में इसके अंडर ये प्रोविजन था, है ना। तो चलिए, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, आपको मालूम है कि 6 मेंबर बॉडी, वो मतलब टोटल उस बॉडी में जो काउंसिल था उसमें टोटल 6 मेंबर्स था, है ना। एंड कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया ऑफिशियली कॉल्ड द पोजीशन ब्रिटिश पोजीशन। एक चीज और था जिसमें जो कंपनी जो हड़पा था, ऑब्वियसली जो इंडिया को कॉलोनाइज किया था, इस एक्ट ने ये भी बताया कि जो कंपनी के द्वारा जो टेरिटरी, मतलब जो इंडिया को ऑक्यूपाई किया गया है, इंडिया को जो कॉलोनाइज किया गया है, वो क्या है कि वो ब्रिटिश पोजीशन है। दैट मीन्स ब्रिटिश का पोजीशन है। थोड़ा सा जो ब्रिटिश का सोवरेनिटी है इंडिया के ऊपर यहाँ पर पुश किया, है ना। तो चलिए, इंट्रोड्यूस द डुअल कंट्रोल। डुअल कंट्रोल जो है ये भी ये इंट्रोड्यूस करता है। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कमिटी, दैट मीन्स जो डुअल सिस्टम जो था, जो सेपरेटेड जो कमर्शियल फंक्शन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका 2 रोल था। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था और दूसरा इसका व्यापार का था, मतलब बिजनेस का, है ना, या कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो ये दोनों रोल को जो है बोला कि अब थोड़ा सा सेपरेट कर दो, अलग कर दो। ठीक है, और उसके बाद सब्सटेंशियली इंक्रीज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट सुपरविजन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट सुपरविजन था उसको ये इंट्रोड्यूस किया। इन भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को काफी बढ़ा दिया। ठीक है, और यह अधिनियम 1858 तक भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर था। तो जब तक कि क्राउन रूल नहीं आया था, आपको मालूम है कि जो 58 में, कितना, 1858 में जो एक एक्ट आया था, उससे पहले ये एक्ट आया क्यों था, क्योंकि 57 में हुआ था बड़ा रिवोल्ट, एक बड़ा सा रिवोल्ट हुआ था जिसमें काफी ज्यादा इनको झटके लगे, तो उसके कारण से ये न्यू एक्ट लाया था। उससे पहले तक इसको एक अच्छा मील का पत्थर माना जाता था, एक महत्वपूर्ण एक्ट था। तो एक क्वेश्चन से हम लोग कई फैक्ट्स को देख लिए। चलिए हम लोग फटाक से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन।
आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये किसने किया, है ना। तो देखिए क्या है ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, वो आपको बताना है। तो आपको मालूम है ये किए थे दादा भाई नौरोजी 1866 में, है ना। 1866 में दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी नोन एज द ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन 1866, जो 1866 में इसके द्वारा किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना, ठीक है। इंडियन पर्सपेक्टिव एंड ग्रीवियंसेस डायरेक्टली, इट वाज क्रिएटेड टू प्रेजेंट द इंडियन पर्सपेक्टिव एंड ग्रीवियंसेस। जो इंडियन व्यूज था, पर्सपेक्टिव था, जो शिकायत था, उनको दिखाने के लिए और उसको उजागर, उस मुद्दा को वहां पर रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था। एसोसिएशन गेन द मेंबरशिप दैट इंक्लूडेड बोथ प्रोमिनेंट इंडियन एंड ब्रिटिश नेशनल। क्या है, एसोसिएशन गेन मेंबरशिप दैट इंक्लूडेड बोथ प्रोमिनेंट इंडियंस एंड ब्रिटिश नेशनल। तो वहां जो ब्रिटिश नेशनल थे और जो इंडियन थे, ये दोनों इसमें मेंबर बन सकते थे। यही कह रहा है यहाँ पर, स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था ना, इसके लिए ये आवाज उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में होना चाहिए। और जैसा कि इंडियन नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स था, उसको ये बढ़ावा देने का भी काम किया, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंडेड विद द ट्रीटी। आपको ट्रीटी का नाम बताना है। यहाँ पर एंग्लो मराठा वार आपको मालूम है, तो ये जो ट्रीटी ऑफ सेलाबाई है ना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेलाबाई कब हुआ था, 1782 में। ये आपको ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ट्रीटी ऑफ सेलाबाई के थ्रू 1782 में जो है प्रथम एंग्लो मराठा वार, इसको खत्म करा गया था। चलिए, ये क्या है, प्रथम 1775-82 के बीच लड़ा गया था, और यह युद्ध आधिकारिकता तौर पर 1782 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक सलाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। महाजी सिंधिया ने इस संधि की बातचीत कराने में अत्यंत भूमिका निभाई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाजी सिंधिया का नाम, ठीक है। और जो है इसमें सिग्नेटरीज कौन कौन थे, साइन बिटवीन किसी वारेन हेस्टिंग जो है ब्रिटिश साइड से, वारेन हेस्टिंग और महाजी सिंधिया। तो यहाँ से एक चीज और याद रख लो, तो वारेन हेस्टिंग का भी नाम याद रख लो कि महाजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग के बीच का ये ट्रीटी इन दोनों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। और जो उस टाइम रघुनाथ राव थे, वो क्या था कि रघुनाथ राव जो भाग करके जो ब्रिटिश के पास और ट्रीटी गए थे साइन करने के लिए, उनका जो राइट को ये अबंडन कर दिया, कहा कि नहीं, रघुनाथ राव जो है ये, द ब्रिटिश अबंडन देयर सपोर्ट फॉर रघुनाथ राव। जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिशर, वो रघुनाथ राव के लिए जो सपोर्ट था, वो उसको इस ट्रीटी में कहा कि नहीं, अब रघुनाथ राव को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, माधव राव टू, एक चीज और याद रखिएगा, माधव राव सेकेंड जो थे, उसको ब्रिटिश ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि ये असली पेशवा है। रघुनाथ राव से उसका प्रोटेक्शन हटा दिया गया था, लेकिन इसको रघुनाथ को पेंशन दिया गया था, और बाद बाकी पेशवा का जो इसको प्रोटेक्शन दिया था, बॉम्बे फ्रैक्शन, उनसे जो है उसको प्रोटेक्शन हटा लिया था। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ये क्या कहता है, ये ऑफिशियली इसको कब हटाया गया था। सो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आपको मालूम है ये कब स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है 12 मार्च 1930 में, 1930 में ये आपको मालूम है दांडी मार्च के साथ जो है ये शुरू हुआ था। लेकिन ये खत्म कब हुआ था, बंद कब हुआ था, तो ये अप्रैल 1934 में,
अप्रैल 1934 में इसको ऑफिशियली क्या कि अब इस आंदोलन को रोका जा रहा है। महात्मा गांधी ऑफिशियली विड्रू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन मई 1934। यहाँ पर जो है मई बता रहा है, लेकिन जो है यहाँ अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ईयर 1934 याद रखना। द मास मूवमेंट ओरिजिनली कमेंस इन आइकोनिक दांडी मार्च। मार्च जो है दांडी मार्च के साथ ये शुरू हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया, एज अनप्रेसिडेंटेड द मेसिव पब्लिक पार्टिसिपेशन स्पेशली फ्रॉम द वुमेन एंड बिजनेस कम्युनिटी। देखो, वुमेन और बिजनेस कम्युनिटी जो व्यापारी थे उनके द्वारा काफी ज्यादा संख्या में इस मोमेंट में जो था शामिल हुए। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें उनका पार्टिसिपेशन रहा है, पुरजोर तरीके से वो भाग लिए इसमें। वही ये कह रहा है, डिस्पाइट द सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन इट सीवियरली अंडरमाइंड द ब्रिटिश कॉलोनियल मोरल ऑथोरिटी। ब्रिटिश के कड़े दमन के बावजूद भी बड़ी पुरजोर रूप से जो है ब्रिटिश ब्रूटली इसको जो है दबाने का कोशिश किया। नैतिक और राजनीतिक, ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक और राजनीतिक प्रभाव को बहुत कमजोर किया। ठीक है, क्योंकि हर एक सेक्शन से जो है कई कम्युनिटी से इसमें पुरजोर तरीके से इस आंदोलन में जो है भाग लिए, लोग इस मोमेंट में भाग लिए, तो उसको जो ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर ये एक प्रेशर क्रिएट करने का काम किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हु इस्टेब्लिश्ड, आपको बताना है हु इस्टेब्लिश्ड पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, आपको उसका नाम बताना। 1870 में ये हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? जो सही उत्तर है दोस्तों ये इसका हो जाएगा एमजी रनाडे, एनजीवी जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी, ये जो है इसके स्थापना में भूमिका निभाई थी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन 1870 इन पुणे। तो कहां पर हुआ था ये भी आपसे पूछ सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा ये हुआ कहां था। तो 1870 में ये पुणे में हुआ था। और पुणे कहाँ है आप लोगों को मालूम है, ये महाराष्ट्र में। इट वॉज पाइनियर्ड बाय रिफॉर्मिस्ट महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी। सार्वजनिक काका। ठीक है, प्राइमरी मिशन वाज टू एक्ट अ मीडिएटिंग चैनल रिप्रेजेंटिंग पब्लिक ओपिनियन। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के आकांक्षाओं और जनमत को सरकार तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाना था। जो आम जनता का जो आकांक्षा था, जो उनका राय था, उसको सरकार तक पहुंचाने का ये एम था इनका। ठीक है, पश्चिम भारत के किसानों को उनके अधिकारों और अत्यधिक भू राजस्व के खिलाफ संगठित व जागरूक किया। जो वेस्टर्न इंडिया के फार्मर्स थे, फार्मर्स कम्युनिटी, उनके ऊपर क्या था कि रेवेन्यू में जो रेवेन्यू का बात ब्रिटिश जो कर वसूलते थे वो काफी ज्यादा हाई थे। और उनका जो प्रोडक्शन था, जो फूड ग्रेन वो प्रोडक्शन करते थे, उसका काफी ज्यादा हिस्सा उसको कर देने में उसका निकल जाता था, है ना। तो अब क्या हुआ कि इन चीजों को भी मुद्दा को उठा करके सरकार के सामने लाने का काम किया पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। चार्टर एक्ट 1813 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये क्यों सिग्निफिकेंट है ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि ये जो 1813 में जो थे, ये जो महत्वपूर्ण इसका एक फैक्ट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड मोनोपोली एक्सेप्ट विथ चाइना एंड टी। जो इनका ट्रेड था, व्यापार था, वो चाइना और चाय में व्यापार को छोड़ करके बाद बाकी इनका जो भी मोनोपोली, जो भी एकाधिकार था, इनका मोनोपोली कहने का मतलब एकाधिकार। ठीक है, तो
उनका मोनोपोली को इसमें खत्म करने का जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट था। और इसमें कंप्लीटली खत्म हो ही गया था, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ करके चाइना के साथ इसको ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और टी जो चाय में व्यापार है उसके लिए भी अलाउ था, बाद बाकी अलाउ नहीं था। ठीक है, तो 1813 चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन कंपनी को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार सुरक्षित रखा गया। अधिनियम में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को आने की अनुमति। एक चीज आपको जो और ध्यान में रखना है, वो मिशनरियों को जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको आकर के कानूनी तौर से, वो तो पहले से ही थे, मिशनरी के लोग पहले से भी थे इंडिया में काफी समय से, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पे जो है इनको अलाउ कर दिया गया कि आप आइए क्रिश्चियनिटी जो है उसका प्रचार प्रसार कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो चीन के साथ और चाय में ट्रेड ये ध्यान में रखना, और ये क्रिश्चियन मिशनरी वाला, और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया जो है आवंटित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो क्या क्या चीज याद में, ट्रेड इन टी एंड चाइना। ठीक है, 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया ये एडुकेशन के लिए था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्रिश्चियन मिशनरी जो है, मिशनरी, इनको अलाउ कर दिया गया था। तो ये 3 चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अनुशीलन समिति के बारे में हम लोग देखते हैं। अनुशीलन समिति क्या है, इसका स्थापना कहां पर हुआ था? तो जो इसका स्थापना है ना, वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। अनुशीलन समिति वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता 1902 में, और इट वाज लेड बाय प्रमोता मित्तर और जतींद्रनाथ बनर्जी। जो प्रमोता मित्तर, जतींद्रनाथ बनर्जी थे, सतीश चंद्र बसु थे, जगदीश चंद्र बनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष भी थे। तो इन सब नाम को आपको ध्यान में रखना। प्रमोता मित्तर और जगदीश चंद्र बनर्जी, ये 2 नाम पहले आप याद रखिए, इनका काफी ज्यादा अहम रोल था। इट इमर्ज्ड द बंगाल मोस्ट प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का मतलब कहने का यहाँ क्या है? जो रिवोल्यूशनरी थे वो फोर्स यूज करना पसंद करते थे। कहने का इसका ये मतलब था कि हम अपना आजादी पाने के लिए वी विल यूज फोर्स, है ना, कि वेपन्स के साथ हम आजादी मांगेंगे और लेंगे। ये रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का मतलब है। अरविंदो घोष, वीरेंद्र कुमार घोष डायरेक्टेड इट्स ऑपरेशन एंड पब्लिकेशन लाइक युगांतर। युगांतर देख सकते हैं, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। ऑपरेशन एंड पब्लिकेशन लाइक युगांतर। It trained young nationalists in physical culture and militant resistance against the British colony। जो युवा थे उनको ट्रेन किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई लड़ने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको बताना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये आपको बताना है किसके बीच। पानीपत की देखो 1526 में ये कब हुआ था? 1526 में जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी। पानीपत का मैं सारा 3 बैटल है उसको मैं याद एक बार करवा दे रहा हूं। तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर। दूसरा जो है 1556 में ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर एंड हेमू के बीच। और तीसरा जो है ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। ठीक है, लेकिन इसमें मराठा का हार हो गया था, और ये हार काफी ही ज्यादा शर्मनाक और जो है बड़ी हार थी मराठा के लिए। और इस युद्ध के बाद ये तो तय हो गया कि मराठा अब ऑल ओवर इंडिया को रूल नहीं करने वाला है, क्योंकि मराठा उस टाइम मॉडर्न इंडिया में एक बहुत ही बड़ी शक्ति थी। लेकिन इस युद्ध के बाद जब वो हारे, इसमें काफी ज्यादा मराठा का लॉस हो जाता है, और उसके कारण से मराठा जो ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हुआ उसमें उस रेस में से ये बाहर निकल गया।
और कहीं न कहीं ये भी एक रीजन था मराठा का हार ब्रिटिश को आगे ले जाने में। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761, मराठा एम्पायर, सदाशिवराव भाऊ, अहमद शाह अब्दाली जो दुरानी थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया। और मराठा एम्पायर किसके द्वारा? सदाशिव भाऊ। ये टुक प्लेस बिटवीन द मराठा एम्पायर लेड बाय सदाशिव राव भाऊ। इसको लीड कर रहे थे कौन? इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसका जो लीडरशिप था ये सदाशिव राव भाऊ के साथ था और अहमद शाह अब्दाली जो है दुरानी इनके बीच था। बैटल रिजल्टेड इन विक्ट्री ऑफ अब्दाली एंड हेवी कैजुअलिटी फॉर मराठा। मराठा का हेवी कैजुअलिटी हुआ, मींस लॉस हुआ, जो कि मैंने पहले ही बताया। मराठा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ इंडिया, जो इट सीवियरली फ्रैक्चर द मराठा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो मराठा का जो डोमिनेंस था ना, जो मराठा का डोमिनेंस था, एक ताकत थी, उसको एक प्रकार से ये समझिए कि उसको एकदम खत्म कर दिया गया इस युद्ध के बाद। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो मोहन सिंह है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कब हुआ था? द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगापुर मार्च 1942 में। मार्च 1942 में ये हुआ था। सबसे पहले इसको जो है मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और बाद में इसको जो है रिवाइवल जो है सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? 1943 में। ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर किए थे, इसको रिवाइव किए थे, लेकिन पहले मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज का पहला संगठित प्रयास कैप्टन मोहन सिंह 1942 सिंगापुर में किया गया। ठीक है, और उसके बाद इसके अंतर्गत जापान द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सेनाओं को युद्ध बंदियों, प्रिजनर ऑफ वार को सेना में शामिल किया गया। जो जापानीज आर्मी के द्वारा जो इंडियन नेशनल के लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी में लड़ते थे, उसको जो बंदी बनाया गया था, उसको रेडी किया कि अब जो है आप इधर से लड़िए। प्रिजनर ऑफ वार को रेडी करना, अगेंस्ट लड़ना किसी पावर का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जल्दी कोई रेडी नहीं हो जाता। प्रिजनर ऑफ वार आप मान लो कि पाकिस्तान 71 में जो है 1971 में हम लोग पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को पकड़े थे। ठीक है, और उस सैनिक को अगर हम लोग रेडी करते कि पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ना है, तो ये एक अलग बात होती। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है। जो ब्रिटिश आर्मी थे वहां इंडियन ही लोग थे और उधर से भी इंडियन ही लोग थे, इसलिए वहां पर रेडी करना उनको वार के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये थोड़ा सा आसान था, लेकिन ये आसान होता नहीं है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 इसका सर्वोच्च नेतृत्व संभाला और इसे नई ऊर्जा देकर के आजाद हिंद फौज का नया रूप दिया। ठीक है, चलिए द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये हुआ था, आपको मालूम है 1773 में जो है ये गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल जो गवर्नर हुआ करते थे उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना था? ये 1833 के एक्ट में बना था। विलियम बेंटिक पहला बना था। और वायसराय किस एक्ट में बना था? वायसराय ये 1858 के एक्ट के द्वारा। तो तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। ये पहला कैनिंग थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो बंगाल का ये वारेन हेस्टिंग थे, और यहाँ पर 1833 में ये बेंटिक थे। तो सबसे पहले जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के एक्ट में कर दिया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये 1833 में कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके बाद ये 1858 में जाकर के ये वायसराय ऑफ इंडिया बन गया, मतलब क्रोन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था। अधिनियम बंगाल गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के रूप में उन्नत किया, मतलब विकास किया।
विख्यात ब्रिटिश प्रशासक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, यहाँ पर जो वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपको पूछेगा वारेन हेस्टिंग, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और यहाँ पर जो है विलियम बेंटनिक, और यहाँ पर कैनिंग। तो तीन चीज